कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 22वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि प्रशांत अपने घर की बैठक में सूरज और प्रीतम से बात कर ही रहा था कि तभी उसे किसी का फ़ोन आता है और वह नाम सुन बरामदे में उठकर आता है। यह फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि सूरज के डैडी महेंद्र प्रताप सिंह का था, जिसे सुन प्रशांत के चेहरे पर तनाव उभर आता है। वह जब सूरज से उसके डैडी के फ़ोन आने की बात कहता है तो सूरज के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब आगे, जिस स्वप्न महल को सूरज ने इतनी मुश्किलों से खड़ा किया था, वह अचानक आई इस सुनामी से गिरकर धराशायी हो गया था। प्रशांत स्थिर भाव से कहने लगा, ये ठीक है प्रीतम जी कि हम मामूली से लोग हैं, आप लोगों की तरह दौलतमंद नहीं, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि महेंद्र प्रताप हमारा अपमान करें और हम चुपचाप बर्दाश्त कर लें। मैं ऐसे घर में अपनी बहन नहीं दे सकता जहां उसकी इज्जत ना हो, यही मेरा फैसला है। सूरज यह सुनकर सन्न रह गया। उधर घर में भी सभी सदस्यों के चेहरे पर निराशा छा गई। कोई चारा न देख सूरज ने प्रीतम की तरफ निरीह भाव से देखा। सूरज की यह हालत प्रीतम से भी देखी नहीं जा रही थी। उसने वाहिगुरु जी का स्मरण किया और मोर्चा संभाला। भाई जी, एक बात सुनिए, आपको कौन सा लड़की उनके घर भेजनी है? और अब तो वो ज़माना भी नहीं कि लड़की ससुराल में रहती थी और लड़का कहीं और, दोनों इकट्ठे मसूरी में रहेंगे। और जहाँ तक सूरज के डैडी की बात है तो वो कभी भी राजी नहीं होंगे, और इन सब में सूरज का क्या कसूर? प्रशांत ने सीधे सूरज से प्रश्न किया। तुम क्या कहते हो सूरज? मुझे अपनी बहन तुम्हारे हाथ सौंपनी है। कल को ऐसा न हो कि तुम्हारी दौलत पाखी और तुम्हारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाए। सूरज भावुक होते हुए जवाब दे रहा था, रिश्तों को दौलत के तराजू में तौलना मेरा मिजाज नहीं, सूरज का मिजाज नहीं। भैया, क्या मैं आपको धोखेबाज नजर आता हूँ? क्या मैं आपको अभी तक यकीन नहीं दिला पाया कि मैं आपकी बहन से सच्ची? वह बोलते बोलते रुक गया। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी और गला भी भर आया था। प्रशांत द्रवित होकर बोला, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तुम पर भरोसा करके ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अक्सर नौजवान जोश में आकर फैसला कर लेते हैं पर उसे निभा नहीं पाते। समझने की कोशिश करो सूरज, पाखी सिर्फ मेरी बहन नहीं है, मेरे दिल का टुकड़ा है। उसे अगर कांटा भी लग जाए ना तो मेरी जान निकल जाती है। सूरज ने कहा, मैं अब से कोई वादा नहीं करूँगा भैया, बस इतना कहूँगा कि आपकी बहन मेरे साथ बहुत खुश रहेगी। मैं उसका वैसे ही ख्याल रखूंगा जैसे कि आप रखते आए हैं। प्रशांत ने असमंजस की स्थिति में कहा, एक भाई के लिए इससे बढ़कर बात नहीं हो सकती सूरज, लेकिन फिर भी सोचता हूँ कि रिश्ता बराबरी वालों में होना चाहिए। प्रीतम ने अनुरोध किया, आपसे एक विनती है भाई जी, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार आप पाखी से पूछ लें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरों को खुश करने के लिए इन दोनों की खुशियां तबाह हो जाएं। प्रशांत ने मन ही मन कुछ सोचकर फैसला सुनाया, ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे को इतना ही चाहते हैं तो मुझे रिश्ता मंजूर है। पर्दे की ओर से जासूसी करते पंकज ने शोर मचाया, हे भैया मान गए, भैया मान गए। प्रीत और मीनाक्षी भाभी ने एक दूसरे को देखा और मिठाई की प्लेट से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। प्रीत ऊपर कमरे में पाखी के पास पहुंची, जो वैशाली के बगल में उदास सी बैठी हुई थी और उसकी भीगी आंखें उसके दिल का हाल बयान कर रही थी। उसने बरामदे में होती हुई प्रशांत की बातें सुन ली थी। प्रीत को इस तरह खिलखिलाता देख उसकी जान में जान आई।
वैशाली तो जैसे पंख लगाकर ही बैठी थी कि कब सूरज से मिलने का मौका मिले और कब खुद को रिजेक्ट किए जाने का बदला ले सके। बैठक में जब उसने तीर की तरह प्रवेश किया तो सूरज को पहचानते देर नहीं लगी कि यह वही लड़की है जो प्रीत की शादी में स्टेज पर उसे मिली थी। तो आप हैं मिस वैशाली जो हम पर मर मिटी थी? सूरज ने प्रशांत के जाते ही प्रश्न दागा। वैशाली हथियार डालते हुए बोली, अब आप हैं ही कमाल के इतने कि मैं क्या कोई भी लड़की फिदा हो जाए। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि एक हैंडसम हीरो ने हमें भी इंगेज कर लिया है इस जन्म के लिए। सूरज ने उसे बधाई दी। कांग्रेट्स कि आपका हीरो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है। अब ये तो उन्हें देखकर ही पता चलेगा, वैशाली ने इतराते हुए कहा। लाइए तो फिर दिखाइए उनकी तस्वीर। सूरज ने हाथ बढ़ाया। वैशाली ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, अब उन्हें देखिएगा सीधे शादी पर, या तो मेरी या आपकी। तभी प्रीत ने कमरे में आते हुए कहा, भाई मेरे वीर जी तो छठ मंगनी पर ब्याह करेंगे। सब सुनकर हंसने लगे। मंगनी की बात सुन सूरज ने प्रीत के कान में कुछ कहा, जिसे सुन प्रीत वहां से उठकर चल दी और किचन में सबके लिए लंच की तैयारी करती मीनाक्षी भाभी के पास जा पहुंची। भाभी, सूरज वीर जी अपनी पाखी को ये अंगूठी पहनाना चाहते हैं। उसने एक छोटी सी डिबिया खोलकर हीरे की अंगूठी मीनाक्षी को दिखाई। अंगूठी में जड़े हीरे देख मीनाक्षी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तुरंत ही सगाई की रस्म के लिए तैयार हो गई। बाकी सब सदस्य भी अपने अपने स्तर पर शाम को होने वाले समारोह की तैयारी करने लगे। प्रीतम ने एंगेजमेंट होटल में रखने का प्रपोजल रखा, लेकिन प्रशांत नहीं माना। वह सादी तरीके से बहन की एंगेजमेंट करना चाह रहा था और उसके सामने बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। प्रीतम, सूरज और प्रीत शाम को आने का कह प्रीत के घर चले गए और वैशाली पाखी को लेकर ब्यूटी पार्लर निकल गई। बाबूजी ने हरिया पंडित के घर का रास्ता लिया तो अम्मा जी अपनी अलमारी खोल अपने जवाई बाबू को शगुन की भेंट देने के लिए खोजबीन करने लगी। मीनाक्षी ने रम्या चाची और उनकी बहू को बुला भेजा और शाम को परोसे जाने वाले व्यंजन की सामग्री इकट्ठा करने में जुट गई। साथ ही अपनी जरीदार साड़ी और शादी में लाए गहने भी निकालना नहीं भूली। पंकज अपनी टोली के साथ हॉल को व्यवस्थित कर सजाने में जुट गया तो प्रशांत अपनी लाडली बहन की खुशी में झूमता हुआ उसके लिए कपड़े और ससुराल पक्ष के लिए मिष्ठान, मेवे इत्यादि लाने के लिए बाजार चला गया। सादे तौर पर हो रहे इस समारोह में केवल गिने चुने ही अतिथि आमंत्रित किए गए थे। सूरज और प्रीत दोनों ने मिलकर पाखी के लिए एक बेहद खूबसूरत लहंगा पसंद किया और कुंदन का एक बेशकीमती जड़ा हुआ हार खरीदा। प्रीतम बेचारा ड्राइवर का रोल निभा रहा था। बाकी सभी सदस्यों के लिए भी प्रीत ने कपड़े खरीदे और 4 बजते बजते मीनाक्षी के पास पहुंची। सूरज प्रीतम के साथ तैयार होने उसके ससुराल चला गया और इधर पाखी के घर में इतनी बहुमूल्य सौगातें देख सब उसके दूल्हे की सराहना करने लगे। हरिया पंडित नियत समय पर पहुंच गए थे और अब सारे इंतजाम पर दृष्टि फेर रहे थे। राम झूठ न बुलवाए हरिया पंडित से, मगर अपनी बिटिया की कुंडली में राज रानी बनने का योग है। उन्होंने ग्रहों की दशा देखते हुए कहा। अम्मा बाबूजी तो पंडित जी के इस वाक चातुर्य पर मुग्ध हो उठे। सही कह रहे हैं पंडित जी, हमारे जवाई बाबू लाखों में एक है, लाखों में, बाबूजी बोल रहे थे। राजकुमार हैं, बिल्कुल राजकुमार, अम्मा ने गर्वोन्मत्त स्वर में कहा। पंडित जी कहाँ पीछे रहने वाले थे? वो तो मैं बिटिया की कुंडली देखते ही समझ गया था। राम झूठ न बुलवाए हरिया पंडित की जुबान पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर। अब लाइए जरा, जवाई बाबू की कुंडली का भी अवलोकन कर लेता हूँ।
लेकिन कुंडली तो है नहीं हरिया काका, प्रीत ने चिंतातुर होकर कहा। पर बिना कुंडली के जोड़ी का मिलान कैसे होगा? पंडित जी ने शंकित स्वर में कहा। सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। हरिया पंडित ने घोषणा की, बिना जन्म कुंडली के शादी तो क्या सुगाई भी संभव नहीं है। राम झूठ न बुलवाए हरिया पंडित से। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। सगाई का मुहूर्त नजदीक आता जा रहा था और समस्या शत्रु की भांति फन उठाए खड़ी हुई थी। अब क्या होगा इन दो दीवानों का? हरिया पंडित ने तो घोषणा कर ही दी कि बिना जन्म कुंडली के विवाह तो क्या मंगनी भी संभव नहीं है। क्या होगा जब मंगनी की रस्म ऐन मौके पर हो जाएगी कैंसिल? मगर प्यार क्या जब एक बार हो जाता है तो क्या उसमें कैंसिल करने की कोई गुंजाइश होती है? क्या सोचते हैं आप? क्या प्यार ही काफ़ी होता है उम्र बिताने के लिए? शेयर कीजिए हमसे अपने लव थॉट्स एंड कीप लिसनिंग एंड शेयरिंग दिस लव स्टोरी। कैन आई होल्ड योर हैंड? एक खूबसूरत एहसास। फिर मिलूंगी कहानी के अगले भाग में। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।